हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक सीक्रेट। इस वीडियो में हम एक 80,000 करोड़ के ऑर्डर बुक वाली कंपनी का डिस्कशन करने वाले हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। और हम डिस्कस करेंगे कि क्या अब उसमें एक रिवर्सल का स्कोप है या फिर क्या उसमें बेस्ट एंट्री या एग्जिट पॉइंट हो सकते हैं। टारगेट्स की भी डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं बात कर रहा हूँ एनसीसी की। मैं एनसीसी के डायरेक्टली आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ। तो ये एनसीसी का चार्ट है। एज ऑलवेज हम ईयरली के टाइम फ्रेम से ही डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ ईयरली का टाइम फ्रेम जो है उसका दिख रहा है। देखिए, एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मैं एक रैंडम सा बॉक्स मार्क कर रहा हूँ और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, मैंने एक ये बॉक्स मार्क किया। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जब ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो बॉक्स है रफली इसको एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। एंड फिर इसने इसे निकाल दिया एंड देन कहीं ना कहीं शायद ये एक तरीके से इसके सपोर्ट का भी काम करे। तो बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थ्योरी है। जो लोग इसको फॉलो करते हैं, तो उनके लिए मैं एक बेसिकली एक चीज दिखाना चाह रहा था आपको। ठीक है, अब चलते हैं इसके ईयरली के टाइम फ्रेम से। जैसे हमने बात की, तो हमें ये पता लग रहा है कि ईयरली के टाइम फ्रेम पे ना कहीं यहाँ पे इसके लिए एक सपोर्ट एरिया होगा। क्योंकि यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं ईयरली का टाइम फ्रेम भी है। तो मैं इसे अभी मार्क नहीं कर रहा, बट मैं एक चीज करता हूँ कि यहाँ पे एक जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हम देख लेंगे कि क्या यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है या नहीं। और जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट होकर आ रहा है, कोई सप्लाई जोन नहीं है। ऑल टाइम हाई से इसमें करेक्शन आ रही है बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन। तो चलते हैं हम 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे। 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि जहां पे मैंने ये मार्क किया था ना कहीं ईयरली का जो लेवल है वो भी यहीं पे है। सॉरी, 6 मंथ्स का जो लेवल है वो भी यहीं पे है। तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ बिकॉज क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ईयरली और हाफ ईयरली का लेवल है। तो यहाँ पे मैंने एक डिमांड जोन मार्क कर लिया, इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया। एंड ये मुझे समझ में आ गया कि किसी भी कारण से यहाँ पे आता है तो एक हमारे पास यहाँ पे इसका बाइंग एरिया बन रहा है। एक टाइम फ्रेम और चलते हैं नीचे, 3 मंथ्स पे जाते हैं। देखिए, 3 मंथ्स पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक मुझे क्वार्टरली का डिमांड जोन क्लियर कट दिख रहा है। मैं इसे मार्क कर लेता हूँ, ये मेरा क्वार्टरली का लेवल है। इसके नीचे भी मेरा एक ही कहीं ना कहीं मुझे एक डिमांड जोन दिख रहा है। चलो, इसे मैं अभी मार्क कर लेता हूँ और फिर देखते हैं और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कि क्या ये सारे जोन्स वैलिड हैं या नहीं है। बट हाँ, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे मुझे एक डेफिनेटली एक जोन दिख रहा है जिसमें कहीं ना कहीं इस कैंडल के साथ जनवरी 2025 में एंट्री मिलनी थी, बट ये एंट्री मिस हो गई। और अब करंट लेवल पे स्टॉक जो है वो इस लेवल के अंदर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं वहीं पे ट्रेड कर रहा है। चलते हैं एक टाइम फ्रेम और नीचे, मंथली के लेवल पे चलते हैं इस बार। तो मंथली के लेवल पे जैसे ही मैं गया, मुझे एक चीज और समझ में आ गई कि देखिए, जो ये मेरा लेवल है, यहाँ पे मंथली का भी एक जोन है। तो यानी कि क्वार्टरली के साथ मंथली का भी सपोर्ट है। तो ये मेरा जो जोन है ये डेफिनेटली वैलिड है। और कहीं ना कहीं मंथली ने मुझे ये भी दिखा दिया कि इसे मैं ना नैरो कर सकता हूँ, मैं इसे यहाँ पे ले जा सकता हूँ। बिकॉज ये क्या हो रहा है कि मंथली पे यहीं से ही शुरुआत हुई है। यानी क्वार्टरली का जो जोन है, हम क्या करते हैं हमेशा, डेफिनेटली हम ये ट्राई करते हैं कि हमें स्टॉप लॉस छोटा मिले। यानी कि अगर कोई लेवल है जिसमें मान लो 20 पॉइंट का डिफरेंस है, तो हम ट्राई करते हैं कि उसमें कैसे हम 20 से 5 से 7 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो मंथली ने कहीं ना कहीं हमें वो पिक्चर दिखा दी है। तो उसके बाद अगर मैं मंथली पे देखूं तो यहाँ पे भी डेफिनेटली एक ये जोन दिख रहा है, मुझे मंथली पे भी दिख रहा है। तो इसे भी मैं मार्क रहने देता हूँ। और उसके बाद मुझे ये दिख गया कि जो मैंने ये वाला लेवल मार्क किया था ना, उसको मैं और नैरो कर सकता हूँ। मतलब बेसिकली मैं इसको हर लेवल पे बाय ना करके सिर्फ इसको मैं इसकी मैं रेंज छोटी करके इसको यहाँ तक ला सकता हूँ। तो मेरे पास अभी क्या हुआ ना, मेरे पास 3 एंट्री पॉइंट्स आ चुके हैं एनसीसी में। और मुझे जहां जहां तक एक्सपीरियंस के बेसिस पे या जैसे भी देखते हुए लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस लेवल की तो हमें जरूरत ना पड़े। इसी लेवल से मैक्सिमम हमारा काम हो जाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो ये सारा कंसोलिडेशन है ना, देखिए ये जो सारा कंसोलिडेशन है, जब स्टॉक ऊपर जा रहा था तो इसने ये वाला एक जोन बनाया और उसके बाद इस जोन को बना के इसने रैली अपनी कंटिन्यू करी। तो अब ये डाउन आ रहा है, तो ये वाला लेवल भी एक अच्छा है, लेकिन इसके नीचे वाला लेवल भी अच्छा है। तो इसी कारण से शायद जो बिल्कुल नीचे वाला लेवल है वहां तक हमें प्राइस आती हुई ना दिखे। बट एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, हमें हर सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना है और अपनी क्वांटिटी उसी हिसाब से मैनेज करनी है। अगर हम मान लो 30% क्वांटिटी या 40% ऊपर ले रहे हैं, तो 30 या 40% को नीचे लेने के लिए भी हमारे पास पैसा होना ही चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अभी एनसीसी में प्राइस एक्शन बन रहा है। मैं एक बारी वीकली के टाइम फ्रेम पे भी चला जाता हूँ, देख लेते हैं कि वहां पे अगर कुछ सिनेरियो है। तो वीकली पे मुझे ये पता लग गया कि हाँ, इसे मैं थोड़ा सा और नैरो कर सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज वीकली पे शुरुआत यहीं से हो रही है। तो चलिए मैं एंट्री अपनी और थोड़ी सी रिफाइन करता हूँ ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। और वहीं से कहीं ना कहीं अभी हल्का फुल्का इसके अंदर मूव आ रहा है। और ये अभी इस लेवल के अराउंड जो इसका सप्लाई जोन है वही कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखते हैं इसके अंदर प्राइस एक्शन क्या बनेगा।
अब मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर सप्लाई जोन्स भी मार्क कर लेता हूँ ताकि हमें अपने टारगेट्स का भी आइडिया हो जाए कि ये अगर यहीं से ऊपर जाता है तो इसके अंदर क्या टारगेट्स बन सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर ट्रेडिंग। ईयरली के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ तो हो सकता है कि यहाँ से कहीं से कुछ शुरुआत हो। मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ मार्क नहीं कर रहा मैं यहाँ पे अभी। हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसे रिफाइन करने की ट्राई करेंगे। तो 6 मंथ पे मुझे समझ में आ गया कि पहला जो सप्लाई जोन है 6 मंथ्स पे वो यहाँ पे है। मैं इसे विक टू विक मार्क कर रहा हूँ। बॉर्डर मैं इसका कर देता हूँ रेड, बॉडी जो है इसकी वो भी रेड से शेड कर देता हूँ ताकि हमें एक डिफरेंशिएशन मिल जाए। तो एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ से जो ऊपर जाएगा तो 267 तक इसके अंदर जाने का स्कोप है, विच इज ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा ये अगर यहीं से इसके अंदर रैली आती है तो। 3 मंथ्स पे मुझे एक चीज इंटरेस्टिंग दिखी, यहाँ पे भी एक, हम हमेशा बात करते हैं कि रेड रेड के बीच एक ग्रीन कैंडल है, तो डेफिनेटली ये भी कहीं ना कहीं रेजिस्ट करेगी इसको। अगर मैं विक की बात करूं तो लगभग ये 187 के आसपास, और इसकी बॉडी शुरू हो रही है 202 से। तो ये मेरा कहीं ना कहीं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए टारगेट हम बात करते हैं ना कि हाँ बेसिकली हम थोड़े टाइम फ्रेम तक इसे रखना चाहते हैं और उसके बाद बुक करेंगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं करंट लेवल से ही मैं मार्क कर रहा हूँ लेवल्स, तो वीक की बात करूँ तो लगभग 27-28%, एंड बॉडी तक मैं बात करूँ तो 37%, जो कि डिसेंट टारगेट है। देखा जाए कि स्टॉप लॉस इतना छोटा है तो इजीली हमें ये 1:2 1:3 इनफैक्ट, एंड बॉडी से तो 1:4 की भी हमें ट्रेड यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो उसके अलावा मंथली पे जाऊं तो कुछ और नहीं है यहाँ पे, वीकली पे इनफैक्ट कोई भी नहीं है, तो बेसिकली यही है। तो हमने बात की कि इन्वेस्टमेंट के लिए शायद हमारे ये दो लेवल ही इनफ रहेंगे, एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बारी के लिए इसको 187 के पास हम मॉनिटर करेंगे। अगर वहां पे हमें कोई वीकनेस नहीं लगी तो इजीली ये 202 तक जा सकता है, एंड फॉर इन्वेस्टमेंट ये एक बारी के लिए 267 तक जा सकता है, एंड उसके बाद हम इसके अंदर अपनी स्ट्रैटेजी दोबारा रिवाइज करेंगे। तो एनसीसी के अंदर ये प्राइस एक्शन बनता दिख रहा है, स्टॉक भी अच्छा है। वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाके देखूं तो कहीं ना कहीं बस ये जो अपना एक ही सप्लाई एरिया है वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसमें हो सकता है कि यहीं से एक बार हिट करके शायद ये 146 तक भी आ जाए and उसके बाद अपनी दोबारा रैली कंटिन्यू कर ले। तो एनसीसी एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिख रहा है, शायद इसके अंदर एक पॉसिबल रिवर्सल हो सकता है। आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ट्रैक कीजिएगा, और इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की पोजीशन डेफिनेटली अपने हिसाब से या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।